पर कितना यकीन है, कितना यकीन है कि वो ये कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की कोई जान की कीमत नहीं है। अगर महफूज रखना है, किसी को सुरक्षा देनी है, तो मेरे ये भाइयों को दो। अगर ये महफूज रहेंगे तो मैं महफूज रहूंगा। ये सोच आज के दौर में शायद ही आपको कहीं सुनने को मिलेगी। जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये फैसला पार्लियामेंट के अंदर सुनाया तो एक भारतीय जनता पार्टी का एमपी मुझे सेंट्रल हॉल के अंदर मिला और उसने ये कहा कि इम्तियाज जी, आज तो तेरे सदर ने हमारा भी दिल जीत लिया। लोग सुरक्षा हासिल करने के लिए 2 कांस्टेबल्स, 2 सिक्योरिटी गार्ड हासिल करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी देने के बावजूद भी अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उनका यकीन उस सिक्योरिटी के ऊपर नहीं है, उनका यकीन अपने अल्लाह के ऊपर है। आज कर्नाटक के अंदर हमारी छोटी छोटी बच्चियां आप देख रहे हैं, और ये सिर्फ कर्नाटक के हद तक नहीं है। अगर कोई गफलत की जिंदगी जी रहा है, कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा है, तो नहीं। कल यही सरकार जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी तो हमारी माएं बहनें, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को ये कहा जाएगा कि तुम जब बाहर निकलोगी तो तुम हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हो। आज एक हिजाब के ऊपर हमारी बच्चियां पिछले कितने दिनों से कॉलेज के बाहर उन्हें कर दिया गया है, क्योंकि वहां की सरकार कहती है कि नहीं, तुम हिजाब नहीं पहन के आ सकती है। अगर मुल्क का सबसे बड़ा ऐलान, अगर मुल्क के पार्लियामेंट के अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह भगवा कपड़े पहन के आ सकती है, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ भगवे कपड़े पहनकर अगर विधानसभा के अंदर जा सकता है, तो मेरी बच्चियां भी कॉलेज में हिजाब पहनकर जा सकती है। लेकिन कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इसके लिए? कौन लड़ेगा? उम्मीद लगाओ कि नहीं, अवैसी साहब बोलेंगे। अवैसी साहब नहीं तो इम्तियाज अली तुम बोलो। हम तो वोट सेक्युलर पार्टियों को देंगे, हम तो वोट समाजवादी को देंगे, बहुजन समाज को देंगे, कांग्रेस को देंगे, उम्मीद। लेकिन असद अवैसी से लगाएंगे। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या सोचो है, वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि अगर कर्नाटक के अंदर हुआ तो उत्तर प्रदेश का मुसलमान इसके ताल्लुक से कितना जागरूक है। अगर उनके लिए तुमने आवाज नहीं उठाई तो कल शायद हमारी बच्चियों के साथ जब ये होगा तो हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। बहुत संजीदगी से ये बात को सोचने और समझने की जरूरत है। इलेक्शन आएंगे, कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन मेरे भाइयों, इतने सालों से आप देख रहे हैं कि सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब अगर आपके बीच आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि आज यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की यह सोच है कि अगर हम नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सोचती है अगर हम यहां से नहीं जीते, कांग्रेस जीत जाए चलेगा। कांग्रेस सोचती है हम नहीं जीते, बहुजन समाज जीत जाए चलेगा। लेकिन सबकी ये राजनीतिक पार्टियों की सोच यही है
कि हम हार जाए चलेगा, लेकिन मजलिस में जीतना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम मजलिस को जितना दबाओगे इंशाअल्लाह वो उतने ही उभर कर आएंगे। मैं अखिलेश बाबू को ये कहना चाहता हूं, आप आइए इस इलाके के अंदर या जहां जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवार खड़े हैं, आपके पैसों के बल पर आप गाड़ियां तो लगा देंगे, आप बड़े बड़े दफ्तर तो खोल देंगे, आप होर्डिंग्स तो लगा देंगे, उनके गले में आप मफलर भी पहना देंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मफलर मेरा पहना था, मेरे वोट कहां चले गए? तो वोट तेरे पूरे पसंद के ऊपर गए। यही करना है, यही करना है, क्योंकि हम जब जीत कर आए तो ऐसा नहीं। मैंने अपनी आवाम को एक नारा दिया था कि जो तुम्हारे बारे में, जो मजलिस के बारे में जिसे जो बोलना है वो बोलने दो, इलेक्शन के दिन जाना और जैसा ही ईवीएम मशीन सामने आई तो थपा धाप उसके ऊपर, पतंग के ऊपर मोहर लगाना। इलेक्शन का जिस दिन आया, मैं एक पोलिंग बूथ के ऊपर गया, कांग्रेस का टेबल लगा हुआ, शिवसेना का टेबल लगा हुआ, समाजवादी पार्टी का टेबल लगा हुआ, वहां पर कुछ नौजवान लड़के खड़े हुए, उनकी पार्टी के झंडे लगे हुए, कांग्रेस के पीछे जो नौजवान लड़के खड़े उनके गले में मफलर पंजे का, उनके गले में मफलर एनसीपी का, समाजवादी पार्टी के उसमें उनका झंडा लेकर मैं जब वहां से गुजर रहा था कांग्रेस के टेबल के पास से, तो एक नौजवान लड़के ने मुझसे कहा, इम्तियाज भाई सलाम वालेकुम। मैं पलट कर जैसे ही देखा तो उसने मुझे इशारे में बोला, इम्तियाज भाई धपा धप। इलेक्शन के बाद पार्टी को भी समझ में आया कि अब इन्हें इतनी आसानी से घुमाया नहीं जा सकता है, अब इन्हें सिर्फ सपने दिखाए नहीं जा सकते हैं, इन्हें भी अपना हक अधिकार समझ में आ चुका है। इसीलिए जब हमने इस भागीदारी मोर्चा के साथ गठबंधन किया तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने कोई गलत बात नहीं की। जो चीज मांगने से नहीं मिलती है उसे छीन कर लिया जाता है, और ये भागीदारी मोर्चा इसी इरादे से बनी है कि अगर हम चुनकर आए इंशाअल्लाह तो हमारी तरफ से आदरणीय कुशवाहा साहब मुख्यमंत्री रहेंगे और हम योगी साहब, मायावती जी, हमारे अखिलेश साहब से ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं अगर हम अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं? इतने सालों तक तो हमने ही आपको उस मुकाम के ऊपर पहुंचाया। मजलिस तो थी नहीं, मजलिस मैदान के अंदर नहीं थी। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अगर चुनकर आती है तो क्या वजह है? क्या इसमें से कोई एक शख्स हाथ ऊपर करके ये बता सकता है कि हाँ मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? कभी नहीं दिए हैं और इंशाअल्लाह मरे दम तक कभी नहीं देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो 300 से ज्यादा वोट हासिल कर रहे हैं तो दोस्तों इसलिए कि कई ऐसे चुनावी क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी जहां पे बड़ी आसानी के साथ हाजी आरिफ साहब जैसे हमारे नुमाइंदे बड़ी आसानी के साथ निकल सकते हैं, बशर्ते एक ताकत बनकर खड़े रहे। हम बढ़ गए। अरे एंड वाला माइक
चला रहे हाँ तो ठीक है अरे बैठ जाओ मेरे भाइयों बैठ जाओ ये लोग सोच रहे हैं कि लाइट चले गई तो अब ये आगे बोल नहीं सकेगा। अब हमने अपनी आवाम के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया है कि अगर हम इशारों में भी बोले तो समझ जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। ये समझ जाओ कि क्या करना है। हम पतंग उड़ाने का इशारा करके चले जाएंगे। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अर्पण गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे साहब की तरफ नजरें लगाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की आवाम उनका किस तरह से इस्तेमाल करती है। मेरी बहन अभी जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक फोटो मुझे दी है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं औरंगाबाद से जीत कर आया हूँ, शिवसेना को हराया हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने मेरी जीत के अंदर मेहनत की और सबसे बड़ा सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो औरंगाबाद के मेरे दलित समाज की तरफ जाता है, जिन्होंने जी जान लगा दी थी हमको जिताने के लिए। और उसी की वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम महाराष्ट्र के अंदर जीत हासिल किए। मैं जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को 2 दिन पहले बोलते हुए सुना तो शायद असद साहब के इन 20 सालों के सफर के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पर असद साहब खड़े रहे और पूरा पार्लियामेंट पिन ड्रॉप साइलेंस के तौर के ऊपर उन्हें सुन रहा। मैंने जिस दिन ये घटना हुई और पार्लियामेंट को ये बताया कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, दोस्तों जितना भी स्टाफ था उस पार्लियामेंट का, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या जितने स्टाफ के लोग थे जो असदुद्दीन अवैसी साहब को 20 सालों से जानते थे, वो इस तरह से तड़प उठे थे यानी कि उनका सगा भाई कोई ऐसा है कि जिसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और कईयों ने मुझसे ये कहा कि नहीं साहब, ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और हम किसी करने वाले को ये नहीं कहते हैं कि किसी हिंदू ने हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर हमला किया है। नहीं, इस मुल्क की ये तहजीब है, इस मुल्क की हमारी ये संस्कृति है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित हम सब साथ मिलकर रहते हैं। ये सही बात है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के अंदर आई है उन्होंने नफरत का बीज बोने का काम किया है, लेकिन आज भी हम एक ही थाली के अंदर खाते हैं। मैं वो नौजवान लड़कों से ये कहना चाहता हूं जिन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है, तुम नफरत से काम लो, हम मोहब्बत से इंशाअल्लाह तुम्हारा दिल जीतने का काम करेंगे। तुम नफरत से काम लो, तुम गोलियों का इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम बैलेट के जरिए तुम्हें इसका जवाब देगी। वोटिंग के जरिए तुमको ये पैगाम देना है और खासतौर से इस इलाके में जिसकी एक पहचान हुई है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तो इस चुनावी क्षेत्र के अंदर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, इस मुल्क में एक पैगाम पहुंचाने की कि जिस किसी ने ये कोशिश की है मैं वोटिंग के जरिए उसको ये पैगाम दूंगा। और ये
आपको यकीन दिलाता हूं, अगर हम एक ताकत बनकर खड़े रहे, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि असदुद्दीन अवैसी साहब की एक छोटी सी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हैदराबाद में पैदा हुई अब पूरे मुल्क के अंदर फैल रही है। किसी ने सोचा नहीं था कि कभी महाराष्ट्र से उनके 2 MLA चुनकर आएंगे, एक MP चुनकर आएगा। जब बिहार गए तो बिहार के अंदर भी हमको यही कहा गया कि नहीं, ये अब आए हैं तो वोटों का बंटवारा होगा, लेकिन वहां की भी आवाम पूरी ताकत के साथ खड़ी रही और अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर भी 5 विधायक वहां से चुनकर आए हैं। अगर वहां से आ सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से भी आ सकते हैं मेरे भाइयों। सिर्फ हमें एक ताकत बनकर खड़े रहने की जरूरत है। मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहूंगा कि 10 मार्च के दिन जब नतीजे आए तो उत्तर प्रदेश की फिजा के अंदर सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए और मैं भी फख्र से कहना चाहिए कि हम भी इस इलाके के अंदर गए थे। उत्तर प्रदेश में हम भी जाकर लोगों से, आवाम से भीख मांगे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिएगा। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, ये मत समझिएगा कि आपका नुमाइंदा आरिफ साहब है। ये समझिएगा कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक ने ये समझना चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन एक वोट की कीमत क्या होती है। आपको ये समझने की जरूरत है। ये मत समझो कि अगर मैंने वोट नहीं दिया तो क्या होगा। दोस्तों, कई ऐसे हमने वाकये देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2 MPs हुआ करते थे, 2 से 300 तक अगर वो पहुंची है तो उनको वोट देने के लिए अमेरिका से उनका वोटर आता है, UK से, लंदन से उनका वोटर आता है, सिर्फ एक वोट डालने के लिए आता है। उसको मालूम है कि उसके वोट की कीमत क्या है करके। मैं आप लोगों से भी यही अपन गुजारिश करना चाहूंगा, एक वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा और इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिएगा। जाते जाते बस एक नारा लगाना चाहता हूं जिसके साथ आप ये पैगाम दे दीजिएगा यहाँ की पूरी आवाम को कि इंशाअल्लाह मजलिस जीतने वाली है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। सभी लोगों को साथ साथ चलना है।